नमस्कार बच्चों। आशा है आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम फिर एक बार मिल रहे हैं और आज हमारे पास एक नया पाठ है जो कक्षा 8 का पाठ है और पाठ का शीर्षक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से आप सभी परिचित होंगे। ये हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके चुनाव के लिए किसी ने भी विरोध नहीं किया था। वे निर्विरोध चुने गए थे। कलाम साहब का मानना था कि चिंतन पूंजी है, उद्यम जरिया है और कड़ी मेहनत समाधान है। अर्थात जो हमारी पूंजी है वो है हमारा विचार, हमारी सोच। जब हम कोई विचार मन में लाते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो किसी भी मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे आवश्यक है एक विचार का आना। तत्पश्चात उद्यम अर्थात परिश्रम, उसके लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। और प्रयत्न साधारण नहीं बल्कि कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत ही समाधान है। अर्थात जो विचार हमारे मस्तिष्क में आया है उसे मूर्त रूप देने का माध्यम कड़ी मेहनत ही है। पहला कदम उठाने के बाद तब तक लगातार कड़ी मेहनत करनी है जब तक कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। साक्षात्कार में कलाम साहब से पूछा गया पहला प्रश्न यह था, वह कौन सी घटना थी जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी और आपके एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर बनने का मार्ग दिखाया। इसके जवाब में कलाम साहब ने अपने जीवन की वह घटना बताई जब वे मात्र 10 वर्ष के थे और 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। उनके अध्यापक श्री सुब्रमण्यम अय्यर उन्हें चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने चिड़िया के पंखों का संतुलन, अपने पंखों को मरोड़ने और पंखों की गति आदि के माध्यम से चिड़िया के उड़ने के तरीके को समझाने का पूरा प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने श्याम पट्ट पर चित्र भी बनाया। तत्पश्चात उन्होंने जब बच्चों से पूछा कि आपको समझ में आया, तो कलाम सहित कई अन्य छात्रों ने कहा हमें कुछ समझ नहीं आया। यह उत्तर सुनकर उनके अध्यापक क्रोधित नहीं हुए बल्कि उन्हें समुद्र तट पर ले गए और चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझाया। वहां पर साक्षात रूप से चिड़ियों को अपने सामने उड़ता देखकर उनके पंखों को मरोड़ने और पूंछ द्वारा संतुलन स्थापित करके उड़ने की पूरी प्रक्रिया कलाम साहब को समझ में आ गई। जब उन्हें यह पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई तब उनके अध्यापक ने अंत में उन्हें बताया कि ये पक्षी केवल अपने शारीरिक बल के दम पर नहीं उड़ते हैं बल्कि उसके लिए उनके अंदर आंतरिक प्रेरणा और जीने की इच्छा शक्ति भी है जो उन्हें उड़ने में मदद करती है। इस घटना ने कलाम साहब के जीवन को एक नई दिशा दी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जीवन शक्ति और आंतरिक प्रेरणा का महत्व समझाया और इस घटना ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने उड़ान को अपना विषय बनाया और भौतिक विज्ञान लेकर आगे की पढ़ाई की। आगे चलकर उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की और रॉकेट इंजीनियर, एरोप्लेन इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बने। कलाम साहब से अगला प्रश्न पूछा गया कि विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या-क्या तैयारियां आवश्यक हैं, तो उनका जवाब था सबसे आवश्यक है शिक्षक और विद्यार्थी के मन में विषय के प्रति लगाव, विद्यार्थी के मन में प्रबल जिज्ञासा। विज्ञान हमें एक विशेष दृष्टि प्रदान करता है जिससे हमारी
मानसिक अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। यह दृष्टिकोण हमें समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है। हम यह चाहने लगते हैं कि उस समस्या को सुलझाएं जिससे किसी ने भी अभी तक ना सुलझाया हो। इसके लिए उन्होंने कई महान वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को पढ़ा था। उनका कहना था कि इसीलिए हमें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज, आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी, स्टीफन हॉकिंस की स्ट्रिंग थ्योरी, सीवी रमन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनके बारे में पढ़ना हमें अच्छा लगता है। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर लिमिट और ब्लैक होल के लिए जाने जाते हैं, तथा श्रीनिवास रामानुजन जो अंकगणित के सिद्धांतों के जन्मदाता हैं, इन्हें पढ़ना हमें अच्छा लगता है। इनको पढ़ना हमें सैद्धांतिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है और हम आविष्कार और खोज के महत्व को समझ पाते हैं। अर्थात यदि छात्र के मन में अपने विषय के प्रति जिज्ञासा है तो उस क्षेत्र में कार्य करने वाले महान लोगों के बारे में वह पढ़ेगा और उनकी विचारों को समझ पाएगा, उनकी सोच को समझ पाएगा और उस क्षेत्र में स्वयं आगे बढ़कर कुछ कार्य करने का विचार कर पाएगा। कलाम साहब से पूछा गया अगला सवाल था, सन 2020 में भारत का स्वरूप कैसा होगा? और उनका जवाब था बेहद सुखद और सुंदर होगा। गांव और शहर एक समान हो जाएंगे। गांवों में भी हर वह सुविधा उपलब्ध होगी जो वहां जीवन जीने के लिए आवश्यक है। पर्याप्त ऊर्जा और गुणवत्तापूर्ण जल की आपूर्ति सामान्य नागरिकों के साथ साथ देश के उद्योगों को भी मिलेगी। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र सामंजस्य के साथ काम करेंगे। कृषि को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को दिया जा रहा है। हर मेधावी के लिए शिक्षा होगी, अर्थात कोई भी ऐसा बच्चा या छात्र जिसके पास बुद्धि है, योग्यता है, वह शिक्षा से वंचित नहीं होगा। उसे भी पढ़ने के लिए समान अवसर मिलेंगे। योग्य विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और पूंजी निवेशकों की मंजिल होगा हमारा भारत देश। अर्थात जो भी योग्य विद्यार्थी हैं, वैज्ञानिक हैं और सेवा या उद्योगों में पैसा लगाने वाले लोग हैं, वे हमारे भारत देश की ओर देखेंगे और यहाँ आकर काम करना चाहेंगे। देश में स्वास्थ्य सेवाएं श्रेष्ठतम होंगी। हर व्यक्ति को यहीं पर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, कोई स्वास्थ्य सेवा से वंचित नहीं होगा और उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, इसलिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, अर्थात देश में जो कुछ भी हो रहा होगा वह सबके सामने होगा, कुछ छिपा नहीं होगा और भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो गया होगा। अगला उनका विचार था कि गरीबी और अशिक्षा ये समाप्त हो जाएगी, अर्थात अब देश में ना कोई गरीब रहेगा और ना ही कोई अनपढ़ रहेगा और एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जो समृद्ध होगा, अर्थात संपन्न होगा, धन की कमी नहीं होगी, स्वस्थ होगा, अर्थात जहाँ के नागरिक अधिक से अधिक नागरिक स्वस्थ होंगे, आतंक रहित होगा, अर्थात देश से आतंक का नाश हो जाएगा, लोग प्रसन्न होंगे और हमारा देश एक शांतिपूर्ण राष्ट्र होगा। आपको भारतीय समेकित प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम का अविवादित जनक कहा गया है। कृपया हमें इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात IGMTP की 5 मुख्य परियोजनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। यह अगला सवाल था। उन्होंने
इस प्रश्न का बड़ा ही संक्षेप में और स्पष्ट जवाब दिया। उनका कहना था कि पृथ्वी या सतह से सतह पर प्रक्षेपण के लिए प्रयोग की जाने वाली मिसाइल है। इसकी क्षमता 150 किलोमीटर तक है, अर्थात यह अपने छोड़े जाने वाले स्थान से 150 किलोमीटर दूरी तक मारने की क्षमता रखती है। आकाश यह दूसरी मिसाइल है। यह मध्यम दूरी के प्रक्षेपण के लिए प्रयोग होती है। यह सतह से हवा में 24 किलोमीटर दूरी तक पहुंच सकती है। त्रिशूल यह तेजी से सतह से हवा में मार करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह एक छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र है और इसकी क्षमता 8 से 10 किलोमीटर तक ही है। अगला नाग यह टैंक विरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, अर्थात यह टैंकों पर हमला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगली है अग्नि। यह एक तकनीकी प्रमाणक बैलिस्टिक मिसाइल या प्रक्षेपण प्रणाली है। पिछले 25 वर्षों के दौरान 2 प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां विकसित हुई हैं। इनका भी प्रयोग किया गया है। आकाश को हमारी वायुसेना ने आपूर्ति के लिए मंगाया है और पृथ्वी और अग्नि के अनेक रूप विकसित किए गए। कलाम साहब से पूछा गया अगला सवाल यह था कि शिक्षा व्यवस्था के विकास में सूचना और संचार की क्या भूमिका हो सकती है, अर्थात यदि संचार प्रणाली विकसित होगी तो उससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। उनका जवाब था कि दूरस्थ शैक्षिक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है और वह है संपर्क, प्रसारण और उत्पादन, अर्थात पूरे देश को संपर्क साधनों से जोड़ा जाए। वे इंटरनेट, वायरलेस और ब्रॉडबैंड हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का उत्पादन हो और पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। जब हमारा सारा देश इन संचार माध्यमों से जुड़ जाएगा तो हम शिक्षकों और विद्यार्थियों को शैक्षिक संस्थानों से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने में सक्षम हो पाएंगे। इससे शिक्षकों को के साथ साथ शिक्षार्थियों को भी बहुत लाभ होगा और दूर स्थानों पर बैठे हुए छात्र भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकेंगे। इससे हर क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे, अर्थात हर क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। अगला सवाल परमाणु शक्ति से संबंधित था और सवाल था परमाणु शक्ति का संबंध अधिकतर विनाशक बम से ही होता है। इसके सकारात्मक या रचनात्मक प्रयोग के बारे में बताएं। और कलाम साहब का उत्तर था परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन और उत्तम कृषि बीज प्रदीपन के लिए भी किया जाता है, अर्थात इसके माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जो देश के विकास में लगे हुए विभिन्न क्षेत्रों में काम आती है और साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में अच्छे बीजों को बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक बौद्धिक व्यक्ति होने के साथ साथ कलाम साहब को संगीत में भी रुचि थी और उनसे पूछा गया अगला प्रश्न इसी से संबंधित था। आपको कर्नाटक संगीत का अच्छा ज्ञान है, एक वैज्ञानिक होते हुए भी इस दिशा में आपका रुझान कैसे हो? इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि जब वे सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ते थे उसी समय से उनका रुझान संगीत की तरफ हुआ, अर्थात उन्हें संगीत अच्छा लगने लगा और उस समय उन्हें MS सुब्बुलक्ष्मी और C भादुली श्रीनिवास अय्यर का संगीत अच्छा लगता था। वे अपने मित्र सांथम के साथ तिरुवल त्यागराजा उत्सव में संगीत सुनने भी जाते थे। वहां से लौटकर वे अपने मित्र के साथ उस संगीत उत्सव
और वहां सुने गए संगीत के बारे में बहुत सारी बातें। कलाम साहब से पूछा गया अगला और आखिरी सवाल था, भारत के भावी कर्णधारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और उनका जवाब था कि हमारे देश के भावी कर्णधारों को भविष्य से घबराने की आवश्यकता नहीं है, यदि उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। समय मूल्यवान है, अर्थात वे समय के हर क्षण का सही ढंग से इस्तेमाल करें। सदाचारी बने, अर्थात अपने में कोई भी ऐसी आदत ना आने दे जो उन्हें उनके लक्ष्य से दूर ले जाए और उनके स्वास्थ्य अथवा जीवन के लिए नुकसानदेह हो। आत्मविश्वास रखें कि उनके पास हर समस्या का सामना करने की क्षमता है। उनका यह विश्वास उन्हें हर समस्या से लड़ने की शक्ति देगा। ऐसा करके वे अपने जीवन का लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे। आशा है कि आप इस पाठ के माध्यम से डॉक्टर कलाम साहब की सोच से भली भांति परिचित हो गए होंगे और साथ ही उनका यह संदेश आपको जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाए और आप उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें पढ़कर भी प्रेरणा ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही आज यह पाठ यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ के साथ एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।